इस वीडियो में हम 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में इसी करंट अफेयर्स से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए भी पूछेंगे। पहला है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यानी कि 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सीनियर भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। उन्होंने 103 टेस्ट में कुल 417 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो जो मेन इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो वो हरभजन सिंह थे। नेक्स्ट है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसका मिरर 6.5 मीटर डायमीटर का है, यानी 21 फीट का है। 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना के कोरो स्पेसपोर्ट से एरियन रॉकेट के द्वारा इसे स्पेस में भेजा गया है। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है और यह दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इस टेलीस्कोप का नाम याद रखना है कि दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप कौन सा है। 1990 में भेजे गए हबल टेलीस्कोप के मुकाबले यह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। 1990 में हबल टेलीस्कोप को भी नासा ने ही अंतरिक्ष में भेजा था। इसके जरिए ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने गैलेक्सी, उल्कापिंड और ग्रहों का पता लगाया जा सकता है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के साथ ही एलियन की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। इसके जरिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। नासा ने अप्रैल 1990 में अपने पहले अंतरिक्ष टेलीस्कोप हबल को स्थापित किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हबल क्या है, तो हबल भी एक टेलीस्कोप है जिसे 1990 में नासा ने अंतरिक्ष में स्थापित किया था और इसी टेलीस्कोप यानी हबल टेलीस्कोप की मदद से ही ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच में आंकी गई थी और यह टेलीस्कोप 6 महीना पहले अचानक काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, अनु कीर्ति उपाध्याय ने अपने उपन्यास किंतसुग्गी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार जीता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किंतसुग्गी उपन्यास जो है किनके द्वारा लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, जिसे अफस्पा के नाम से जाना जाता है, इसको वापस लेने की मांग को देखने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है। तो इसमें जब पूछा जाएगा आपसे कि इस समिति के ये जो कमेटी बनाई गई है इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो अफस्पा कानून को वापस लेने की मांग को देखने के लिए जो कमेटी बनाई गई है 5 सदस्यीय कमेटी, उसके अध्यक्ष हैं विवेक जोशी, जो कि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं और यह कमेटी जो है वो 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। अफस्पा कानून जो है वो सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के ऑपरेशन करने, किसी को गिरफ्तार करने या गोली मारने का अधिकार देता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि अफस्पा कानून किस स्टेट में अभी लागू है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं अभी नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी।
नेक्स्ट है, सोमालिया के राष्ट्रपति ने पीएम यानी प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोवेल को ज़मीन की चोरी में शामिल होने के आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया है। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। नेक्स्ट है, जैव विविधता के जनक के नाम से मशहूर ईओ विल्सन का निधन हो गया है। ईओ विल्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीव वैज्ञानिक और पुलित्कर पुरस्कार विजेता थे। चींटी और मानव व्यवहार पे अध्ययन के लिए उनको जाना जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि जैव विविधता के जनक के रूप में किनको जाना जाता है, तो वो है ईओ विल्सन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और उन्होंने चींटी और मानव व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया था, रिसर्च किया था। इसके लिए उनको दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक हैं वो। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी का उपनाम भी दिया गया है। ये भी कहा जा सकता है कि डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी के उपनाम से किनको जाना जाता है, तो वो हैं ईओ विल्सन। नेक्स्ट है, जापान ने अपने शहर कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। डुअल मोड वाहन जो है वो 21 यात्रियों को ले जा सकता है और यह रेल की पटरी पे भी चलता है और सड़क पे भी चलता है। रेल की पटरी पे यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और सड़क पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि डुअल मोड व्हीकल जो है किस देश ने अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 जल विद्युत परियोजना की अभी आधारशिला रखी है। और वो जो 4 जल विद्युत परियोजना है वो है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है, ये पूछा जाएगा कि सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है, या रेणुका जी बांध परियोजना, या लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के निम्नलिखित में से कौन से देश मेंबर नहीं हैं, या निम्नलिखित में से कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। तो बांग्लादेश, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे ये 2021 में शामिल हुए थे सितंबर में, और मिस्र अभी हाल फिलहाल में इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसे ब्रिक्स के मेंबर्स BRICS ब्रिक्स के मेंबर जो हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर शुरू किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन हैं। तो ब्रिक्स के मेंबर, इसका नाम से आप याद रख सकते हैं, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये सब ब्रिक्स के संस्थापक देश हैं। और इसी ब्रिक्स के मेंबर्स जो संस्थापक देश हैं, उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, और बाद में ये 4 सदस्य जो हैं वो अलग से इसमें इंक्लूड हुए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, शंघाई चीन में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक ब्रिक्स यानी ब्रिक्स
के जो देश हैं वो उन्होंने इसको स्थापना किया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं के लिए वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का ये 20 भारतीय भाषाओं के लिए दिया जा रहा है। अभी 20 भारतीय भाषाओं के लिए इस पुरस्कार की घोषणा हुई है साहित्य अकादमी पुरस्कार की। और 4 भारतीय भाषा गुजराती, मणिपुरी, मैथिली और उर्दू भाषाओं के लिए विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। नमिता गोखले ने अंग्रेजी में अपने उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए किनको दिया गया है, तो नमिता गोखले को। किस लिए दिया गया है? उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया और यानी 22 भारतीय भाषा के लिए इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तमिल भाषा के लिए जो पुरस्कार है उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और इस वर्ष राजस्थानी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है वो किस भाषा में नहीं दिया गया। तो राजस्थानी भाषा में इस बार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेखिका मेघा मजुमदार ने 2020 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता है। यानी कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेघा मजुमदार को दिया गया है उनकी पुस्तक ए बर्निंग के लिए, उनकी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए। और हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार हिमांशु वाजपेयी को दिया गया है उनकी पुस्तक किस्सा किस्सा लखनऊ के लिए। 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है, यानी 22 भाषा के लिए इसकी घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष गुजराती और पंजाबी भाषा में कोई बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए अनीता बछरजानी को जीवनी, अमृता शेरगिल रिवेल विथ ए पेंट ब्रश के लिए दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो जीवनी लिखी गई है अमृता शेरगिल रिवेल विथ ए पेंट ब्रश अंग्रेजी भाषा में, इसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया है, तो वो हैं अनीता बछरजानी को। और हिंदी लेखक देवेंद्र मेवाड़ी को इनके नाटक में विज्ञान, इसके लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नाटक में विज्ञान, ये जो नाटक है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है देवेंद्र मेवाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये पूछा जा सकता है इसमें कि बीना पनकी जो परियोजना है ये कितने किलोमीटर लंबी है। 356 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन परियोजना है। बीना मध्य प्रदेश में जगह है और पनकी ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह एक जगह है पनकी। तो बीना से पनकी तक जोड़ने वाली पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जो कि बीना रिफाइनरी से लेके और कानपुर के पनकी तक इस प्रोजेक्ट को 1500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। और यह पाइपलाइन जो है वो बिना रिफाइनरी से जो उत्पाद
वहाँ से डेवलप होगा उसको सुरक्षित और कुशल निकासी प्रदान करेगा और इससे पूर्वी यूपी, मध्य यूपी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड में उत्पादों की उपलब्धता में सुधार आएगा। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कितने किलोमीटर का लंबा ये पाइपलाइन है और कहाँ से कहाँ तक के लिए है। नेक्स्ट है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत कोरोना के 2 और टीकों की मान्यता दी है और वो जो टीके हैं वो हैं कार्बेवैक्स और कोवोवैक्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में किन 2 टीकों को मान्यता दी गई है और भारत में इन टीकों की मान्यता जो है या ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो उन टीकों का नाम क्या है? कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स। साथ ही साथ एक एंटीवायरल मेडिसिन मोलनूपिरवीर जिसे मर्क नाम के विदेशी कंपनी ने बनाया है उसे भी कोविड-19 से लड़ने के लिए मंजूरी दी गई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका टीका का नाम याद है जिसको कभी मंजूरी दी गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावे 2 और वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। ये आपातकालीन उपयोग के लिए दी गई है और एक एंटीवायरल दवा जिसका नाम है मोलनूपिरवीर, तो इस दवा को भी मान्यता दी गई है। कार्बोवैक्स एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और इसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई, अमेरिका के ह्यूस्टन में वायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन और अमेरिकी कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यानी कि कार्बोवैक्स जो है वो इंडियन कंपनी के द्वारा भी ये बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें अदर कंपनी भी है, 3 कंपनी को मिलकर इसको बनाया है और इसका नाम है आपका कार्बोवैक्स। तो कोवैक्सीन जो है आपका वो मेड इन इंडिया आपका वो वैक्सीन थी और उसके बाद सेकंड वैक्सीन जो है मेड इन इंडिया वो है कार्बोवैक्स। कोवोवैक्स का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अमेरिका स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम रखा गया था और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम है अयोध्या कैंट। अब आज के इस करंट अफेयर्स से संबंधित एक क्वेश्चन जो कि ये तय करेगा कि आपने कितने अच्छे से इस वीडियो को आपने कितने ध्यानपूर्वक से देखा। सवाल है जेम्स वेब स्पेस क्या है? जेम्स वेब स्पेस क्या है? ऑप्शन है वैज्ञानिक, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष यात्री या टेलीस्कोप। ये चारों में से राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।